अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS 304 लेक्चर नंबर 11। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 11 में उसने एग्जांपल दी है कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस की यूजेज एग्जांपल। हमने पिछले लेक्चर में कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस पढ़े थे, राइट। तो आज हम उनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कहता है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है, उसका फिर आगे जाके सोल्यूशन भी है। अब प्रॉब्लम क्या है, कहता है सपोज वी हैव रिक्वायरमेंट टू चेंज द क्लास स्टूडेंट सच दैट स्टूडेंट इज गिवन अ रोल नंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स आवर एग्जिस्टिंग क्लास इज गिवन बिलो। कहता है हमारे पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, हम चाहते हैं कि हमने जो उसको रोल नंबर दे दिया ना, ये बाद में चेंज ना हो। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो कहता है जी वी कैन डू दिस बाय मेकिंग रोल नंबर कांस्टेंट सो दैट कैन नॉट बी चेंज वंस इट्स डिफाइंड एज शोन बिलो। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास लेंगे स्टूडेंट की, ठीक है, उसमें एक रोल नंबर होगा। ओके, रोल नंबर है जी हमारे पास, रोल नंबर है, हाँ रोल नंबर है। कहता है इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, कॉन्स्ट कर देना है, ताकि ये बाद में चेंज ना हो सके। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सेट रोल नंबर लिखता हूँ, वॉइड सेटर फंक्शन रोल नंबर इंट आर, और मैंने कहा रोल नंबर इक्वल टू आर। ठीक है, हम उसको इंटरफेस तो प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मैंने इसको रोल नंबर दे दिया है वो चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है, अगर आप लोगों ने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा हो तो कांस्टेंट क्या करता है कि किसी भी चीज़ को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं होने देता। ओके, बाकी समझ लगी, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं होने देगा। आप इसमें जो वैल्यू स्टोर करोगे ना, आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास वेरिएबल है x और मैंने इसके अंदर 12 रखा हुआ है, मैं बाद में इसको चेंज कर सकता हूँ 13 में, ये पॉसिबल है, राइट। और यार ये बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको कर दूँ कॉन्स्ट कर दूँ, ठीक है, कॉन्स्ट करने के बाद अगर मैं इसको करूँ, इसको चेंज करने की कोशिश करूँ, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है इसका ड्रॉबैक कि ये चेंज नहीं हो सकता। दूसरा, ये इसको उसी टाइम पे वैल्यू लाजमी मिलनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज चलता नहीं है, उसी टाइम पे इसको वैल्यू लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन क्लास के अंदर आप लिख दो तो ये ऐसे चल जाता है। अगर आप इसको क्लास के अंदर लिख दो तो ये ऐसे चल जाता होता है। ठीक है, अब कहता है कि हमने कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे रोल नंबर स्टूडेंट का चेंज ना हो। वो कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको करके दिखा दिया कांस्टेंट मेंबर फंक्शन के थ्रू, कांस्टेंट मेंबर के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं उसके साथ कॉन्स्ट लगा देते होते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्ट तो लगा दिया, लेकिन वो एक प्राइवेट है, हमने उसको मतलब नीचे जब उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको एक्सेस करना है, तो हमने उसको फंक्शन के थ्रू करना है ना, राइट। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, मैं उसको फंक्शन के थ्रू सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट की वजह से वो इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू करता हूँ, स्टूडेंट, मैंने कहा कंस्ट्रक्टर बनाओ इंट आर, ठीक है, इसके थ्रू करो आप, तो ये इसके थ्रू भी नहीं करेगा। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने फंक्शन बनाया, तो इसके दोनों के थ्रू ये करना पॉसिबल नहीं समझ रहा। ठीक है, ये पॉसिबल समझ ही नहीं रहा। ओके, तो ये मसला है इसका। अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई, इसका सोल्यूशन है, हम बाद में फॉर एग्जांपल देखो ना, स्टूडेंट मैंने एसटीडी लिखा, अब मैंने डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर थोड़ी एक्सेस करना है, क्योंकि वो एक्सेस मुझे उस तक है ही नहीं, मुझे एक्सेस है पब्लिक मेंबर तक, राइट। तो मैं कैसे करूँगा इसको भाई, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ना ही ये मतलब कंस्ट्रक्टर में चेंज हो रहा है, और ना ही हमारे पास कहाँ पे चेंज हो रहा है, ना ही हमारे पास कोई पब्लिक मेंबर फंक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इसका पॉसिबल सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, यहाँ पे देखो, इन्होंने पहले कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने की कोशिश की तो रोल नंबर सेट नहीं हुआ, एरर आ गया, कांस्टेंट डेटा मेंबर है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह उन्होंने फंक्शन के थ्रू करने की कोशिश की आउटसाइड द क्लास, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। कहते हैं वी कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू टू दिस कांस्टेंट मेंबर व्हाइल डिक्लेयरिंग इट, हम इसको कोई वैल्यू साइन नहीं कर सकते। अब कहते हैं जी, अब अगली वाली चीज़ करने से पहले उसने आपको एक चीज़ बताई है कि इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या होता है। चलो बताता हूँ आपको कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है और असाइनमेंट क्या होती है। इनिशियलाइजेशन बोलते हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, उसी टाइम पे आप उसको कोई वैल्यू दे दो।
फॉर एग्जांपल इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसी टाइम पे आपने उसको कोई वैल्यू दे दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और असाइनमेंट किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, ठीक है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया और बाद में कहीं जाके उसको कोई वैल्यू दी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट। ओके जी, ये होती है असाइनमेंट। और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर आपने उसी टाइम पे उसको वैल्यू दे दी, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और आपने जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। चलो ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखो उसने ये बताया, इनिशियलाइजेशन इज असाइनिंग वैल्यू अलोंग विद द क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल। जैसे आपने वेरिएबल क्रिएट किया उसी टाइम पे वैल्यू दी, वो क्या है, इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट क्या है, पहले मतलब आपने वेरिएबल पहले मतलब डिक्लेयर कर लिया, बाद में उसको भी वैल्यू दी, ठीक है। अब बारी है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट की। वो क्या होती है, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है। आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, राइट, आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे ना, कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ लेक्चर नंबर आई थिंक 9 के अंदर डिटेल के साथ पढ़ाया था, मतलब कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सेम एज अ क्लास नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं ना क्लास के, उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब इसको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, आपको पता है, हम यहाँ पे लिख देते होते हैं कोई भी वैल्यू दे दो, ठीक है, तो ये इसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन होती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है ना, उसी तरह क्लास के मेंबर्स की भी इनिशियलाइजेशन होती है, ऑब्जेक्ट्स की भी इनिशियलाइजेशन होती है। वो कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। अब है इनिशियलाइजर लिस्ट। वो क्या होती है, वो हम लिखते हैं कुछ इस तरह, यहाँ पे हम कोलन लगा के फिर हम क्या करते हैं, जिसको हमने इनिशियलाइज करना है ना वेरिएबल को, जो हमारे क्लास का मेंबर है, वो वाला वेरिएबल यहाँ पे हमने लिखना होता है, ठीक है। और फिर हमने ब्रैकेट्स लगानी होती है, इस ब्रैकेट के अंदर जिससे इनिशियलाइज करना है उसको लिख देना होता है। लो अब ये इनिशियलाइज हो चुका है, तो इस चीज़ को बोलते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट। अगर एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मेरे पास और है एक मेंबर मेरे पास जीपीए के नाम से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर कोमा लगा के, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा वो वाला मतलब मेंबर जीपीए, और उसके अंदर मैं लिख दूँगा जो मैं जीपीए देना चाहता हूँ 3.5, ठीक है जी। तो ये इस तरह पॉसिबल है। ओके, तो ये तो था हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ। अब अगर हम बात करें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ, तो वो कैसे है, स्टूडेंट, मैंने लिखा स्टूडेंट, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा इंट आर फ्लोट एफ। इस केस में कैसे करूँगा, सिंपल है भाई, सिंपल आपने कॉलन लगाना है, फिर आपने वो वाला मतलब मेंबर लिखना है, मेंबर का नाम, मेंबर क्लास मेंबर का नाम, उसके बाद ब्रैकेट्स लगा के अब आपने इसको इनिशियलाइज किसके साथ करना है, रोल नंबर के इस आर के साथ, ये वाला आर इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। इसी तरह कोमा लगा के आपने जीपीए लिखना है, ये वाला, ठीक है, जितना आप करना चाह रहे हो, और ये वाला आपने जीपीए, इधर मैं इसको जी नाम देता हूँ, इसके यहाँ पे लिख देना है, और ये ब्रैकेट्स लाजमी ओपन करनी है, ठीक है। ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर की बॉडी है ना, वो तो इनिशियलाइजर लिस्ट है, तो इनिशियलाइजर लिस्ट कहाँ पे आती है, हमेशा यहाँ पे आती है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी के फ़ौरन बाद कोलन लगा के हम यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट लिखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज करते जाते हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, इसका ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जिस ऑर्डर में आपने क्लास के मेंबर्स को डिक्लेयर किया ना, उसी ऑर्डर में आपने उनको इनिशियलाइज भी करना है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले रोल नंबर को किया है, तो मैं पहले रोल नंबर को करूँगा, अगर पहले बाद में जीपी है तो फिर बाद में जीपी करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि पहले जीपी को कर दूँ फिर बाद में रोल नंबर को कर दूँ, तो उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ गेट रोल नंबर, ठीक है, गेट रोल लिख दिया और मैंने रिटर्न करवा दिया रोल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके एक स्टूडेंट बनाता हूँ, स्टूडेंट std, ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको पता है हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर 12 और CGPA 3.5, और अगर मैं सी आउट लिखूँ यहाँ पे std डॉट गेट रोल नंबर, तो जो मैंने रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 12,
वो इसके साथ इनिशियलाइज हो चुका है, वो रोल नंबर में आ चुका है और वो मैं उसको यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँ गेट रोल नंबर को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह होती है हमारे पास मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट होती है। ठीक है जी, कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज वेयर वी कैन नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द डेटा मेंबर्स। ये वहाँ पे यूज होती है कि जहाँ पे हम डेटा मेंबर्स की स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब कांस्टेंट मेंबर्स। ठीक है, तो कहते हैं अ मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट इज मैकेनिज्म टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। ठीक है जी, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होती है। ओके, इट इज गिवन आफ्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ द पैरामीटर लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट के फौरन बाद ये दी जाती है। ठीक है, इट इज गिवन आफ्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस कौन सी, ये वाली क्लोजिंग पैरेंथेसिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके फौरन बाद हम ये लिखते होते हैं इसको। ठीक है, ओके जी, पैरामीटर लिस्ट होती है ये पूरी। ये देखो पैरामीटर है, ये देखो पैरामीटर, उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है, इसके अंदर पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और डिफ़ॉल्ट में आप इसको कोई भी वैल्यू दे दो अपनी तरफ से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या है, इन केस ऑफ मोर देन वन मेंबर यूज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अगर एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो ये कॉमा यूज़ करिए, देखो। ठीक है, यहाँ पे सर ने क्या किया हुआ है, रोल नंबर लिया हुआ है, रोल नंबर से कर दिया, और नेम लिया तो नेम से कर दिया, नल उसमें रख दिया। आपको पता पॉइंटर है, मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर आई थिंक 7 में। जीपी है तो उसमें 0.0 रख दिया। अब देखो, इन केस ऑफ अगर मेरे पास ये कांस्टेंट हो भी जाता है ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये होगा ना कि अगर हम किसी फंक्शन के थ्रू, ये देखो सेट रोल नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या आ रही थी कि हम इसको चेंज ना कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने एरर दे देना है। क्यों, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एक्सेस तो करना चाहते हैं ना भाई, हम इसको इनिशियलाइज तो करना चाहते हैं ना। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे और इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू करेंगे। तब इसको कॉन्स्ट रख भी देना तो ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो इनिशियलाइजेशन क्या हो रही है, जैसे यहाँ पे इंटरनली सी प्लस प्लस इसको कुछ इस तरह कर रहा है। ठीक है जी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनिशियलाइजेशन ऐसे हो रही है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इसको वैल्यू मिल रही है, बाद में इसको वैल्यू नहीं मिल रही, तो कंपाइलर समझ जाता है ये असाइनमेंट नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन है। ओके जी, तो ये इस तरह करके कुछ आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन क्या है, कहता है जी डेटा मेंबर आर इनिशियलाइज्ड इन ऑर्डर दे आर डिक्लेयर्ड इन द क्लास। अब जिस तरह वो डिक्लेयर किए गए ना, उसी तरह उसको इनिशियलाइज करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर ने एग्जांपल दी है, होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे सर ने दिया है ABC क्लास। चलो यहीं पे ले लेता हूँ यार। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है ABC, और मेरे पास इंट x है, इंट y है। लिखना तो एक ही साइड चाहिए, लेकिन वो जैसे डिक्लेयर हुए ना उसी तरह करना है हमने। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ बस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है ABC। ठीक है, इसमें भी इंट, एक मेरे पास इंट, इसके अंदर मेरे पास क्या है, हाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। चलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब सर ने क्या किया हुआ है, ये देखो यहीं से देखे कर लेते हैं। सर ने किया है जी, इसको आउटसाइड का क्लास डिक्लेयर किया, डिफाइन किया मतलब। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल ये वहाँ पे सर ने क्या किया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जी, चलो कर लेते हैं। सर ने क्या किया है, सबसे पहले सर ने एक्स में रखा है जी, क्या रखा है, एक्स में रखा है, सॉरी पहले वाई को रखा है, एक्स को बाद वाई को में रखा है 10, फिर कोमा लगा के एक्स में रखा है वाई को। ठीक है, फिर कोमा लगा के जी में रख दिया, आई थिंक कुछ और ही रख दिया सर ने, जी में भी वाई को रख दिया है। ठीक है, जी में भी क्या रख दिया, वाई को रख दिया। ओके जी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इनको प्रिंट कर दूँ इसके अंदर सी आउट एक्स वाई स्पेस के साथ वाई जेड। ठीक है जी, अगर मैं इधर ही इनको प्रिंट कर दूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ABC A, मैंने एक क्लास बनाई है। आपको पता है जैसे मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होना, ये प्रिंट भी साथ ही हो जाना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। अब यहाँ पे देखना गौर से देखना, यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखो y में चला गया है 10, ये वाला 10 जो मैंने रखा था,
जेड में भी 10 चला गया, लेकिन एक्स में आ गई है गार्बेज वैल्यू। ठीक है, वो कैसे? देखो मैं पहले एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर वाई को, फिर जी को। तो एक्स में देखो पहले क्या हुआ, हमने पहले बताया कि भाई हुआ कुछ यूँ है, फॉर एग्जाम्पल देखो एक्स में चली गई है जंक वैल्यू, वाई में 10 है, जी में भी 10 है। जंक वैल्यू कोई भी वैल्यू, गार्बेज वैल्यू कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये क्या करती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जिस ऑर्डर में ये डिक्लेरेशन हुई है ना मेंबर्स की, उसी ऑर्डर में इसमें इनिशियलाइजेशन होती है। सबसे पहले डिक्लेरेशन किसकी की? एक्स की। तो एक्स में पहले वाई चला गया, उस टाइम पे वाई के पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो वाई क्या था? खाली था। तो वाई में क्या पड़ी थी? गार्बेज वैल्यू। ठीक है, बाद में डिक्लेरेशन किसकी है? वाई की। अब वाई में हमने रख दिया हुआ 10। ठीक है, अब वाई को 10 मिल चुका है। अब बारी है जी की, तो जी थर्ड नंबर पे है। अब जी के अंदर वाई चला गया, क्योंकि वाई में अब 10 बढ़ा, तो इसमें भी 10 आ गया। दोबारा सुनो, डिक्लेरेशन कहाँ से है? एक्स से, फिर वाई, फिर जेड। उसी तरह इनिशियलाइजेशन होगी, पहले एक्स से, फिर वाई, फिर जेड। अब पहले एक्स इनिशियलाइज हुआ ना, हम कर तो खुद रहे हैं ना वाई को, लेकिन होना पहले यूं ही है, पहले एक्स ही इनिशियलाइजेशन होगी है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ही है, बाय डिफॉल्ट करता है इंटरनली कंपाइलर ऐसे ही करता है। ओके, तो कंपाइलर ने पहले एक्स को इनिशियलाइज किया वाई के साथ, वाई में पड़ी हुई है गार्बेज वैल्यू, इसलिए हमारे पास क्या आ गई? गार्बेज वैल्यू। ठीक है, बाद में कंपाइलर ने किया वाई को, अब वाई को हमने दे दिया 10। ठीक है, 10 आ गया यहाँ पे। इसी तरह फिर हमने z को दे दिया y, अब y को 10 मिल चुका है, तो z को भी 10 मिल गया। ठीक है जी, तो जिस ऑर्डर में डिक्लेरेशन हुई है उसी ऑर्डर में हमारे पास क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है भाई? उसी ऑर्डर में इनिशियलाइजेशन होती है। ओके जी, अब आगे क्या है? कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड कांस्टेंट विद द यूज ऑफ कांस्ट कीवर्ड। अब हम ऑब्जेक्ट्स को भी कांस्टेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा स्टूडेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, इंट रोल नंबर, और यहाँ पे पब्लिकली ले लेता हूँ जी, void set roll number int r roll number इज इक्वल टू r। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे इंट कैट ले लेता हूँ, रोल नंबर रिटर्न रोल नंबर, ये वाला। ठीक है जी, पहले सेट होगा फिर रिटर्न होगा। ओके जी, तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहते हैं जी हम इसको भी कांस्टेंट कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट std। ठीक है, कांस्टेंट हो सकते हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली इसको रन करूँ तो इसने एरर दे देना है। कंडीशन क्या थी कांस्टेंट की? इट शुड मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, राइट? इट शुड मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। लेकिन इनिशियलाइजेशन कैसे करें इसकी? भाई हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे होती है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो जब भी आपने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए आपका, डिफ़ॉल्ट हो या कोई भी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको इनिशियलाइजेशन हो चुकी है इसकी मेंबर्स के साथ, अब इसने चल जाना है। वही बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इंट लिखता हूँ, कॉन्स्ट इंट एक्स लिखता हूँ मैं अगर यहाँ पे, और डायरेक्टली रन करता हूँ तो इसने एरर देना है। मैं जब तक इसको इनिशियलाइज नहीं करूँगा तब इसने नहीं चलना। इनिशियलाइज कर दिया तो चल गया। कंडीशन क्या है? इट शुड मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है जी, ओके जी, तो पहली कंडीशन ये है। तो इनिशियलाइजेशन कैसे होगी? कंस्ट्रक्टर दे दो उसको बाय डिफ़ॉल्ट, तो इनिशियलाइजेशन कर लेगा। ठीक है, दूसरा क्या है जी, और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कहते वो हमने कहीं कर लिया जी, कांस्टेंट कीवर्ड के साथ कर लेते हैं। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट। वही बात होगी जैसे कि हम वेरिएबल भी चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है, कहते हैं जी थर्ड नंबर पे, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सेस ओनली कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, सो चेंज चांसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट कांस्ट ऑब्जेक्ट्स वंस दे आर डिक्लेयर्ड आर एलिमिनेटेड। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर कांस्टेंट नहीं है ना, तो ये अगर हम इसको एक्सेस करें, फॉर एग्जांपल ये देखो सेट रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल देखो सेट रोल नंबर है ना, तो मैंने कहा std डॉट सेट रोल नंबर 12 लिखा, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसने एरर दे देना है। हमने इसको कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, कांस्टेंट बनाना है। ओके जी, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है भाई। ओके जी,
तो ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो, इन केस ऑफ अगर आप कोई रियल नंबर सेट कर रहे हो ना, अगर वो मेंबर फंक्शन कॉन्स्ट है और हम उसको सेट करना चाह रहे हैं तो सेट नहीं हो रहा, तो क्या करें? ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई मेंबर फंक्शन वो कांस्ट है और उसमें हम वेरिएबल सेट कर रहे हैं, मेंबर सेट कर रहे हैं, तो क्या करें? वो सेट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, म्यूटेबल। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? म्यूटेबल। तो इसको समझ जाती है कंपाइलर, भाई सेट करना है इसको, तो कंपाइलर फिर इसको सेट कर लेता है। इन केस ऑफ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, ओके, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, कांस्ट ये वाला नहीं, अगर कांस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ना तो फिर हमें यहाँ पे म्यूटेबल लगाना पड़ता है। ओके, अब ये देखो, अगर ये मेरा जो ऑब्जेक्ट कांस्ट है तो इसने कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस करना है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसने एक्सेस नहीं करना, इसने सीधा एरर दे देना, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि वो मेंबर इसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। इसलिए हमें इसको क्या करना है? कांस्ट करना है लास्ट में। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको प्रिंट करना है, मैंने कहा सी आउट std डॉट गेट रोल नंबर। लो भाई, अब इसने यहाँ पे एरर दे देना है क्योंकि ये कांस्ट नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा? कांस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये पॉसिबल होगा। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये दो इसके ड्रॉबैक्स थे। तो ये देखो, सर ने क्या किया, फिर इसको कांस्ट किया, कांस्ट करने के बाद फिर इसने एक्सेस किया। ओके, मेक ऑल, अब कहते हैं कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस क्या है? मेक ऑल फंक्शंस दैट डोंट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। उन फंक्शंस को कांस्टेंट कर दो जो मेंबर फंक्शन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। दिस विल एनेबल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस मोर मेंबर फंक्शन। अब अगर आपके पास कोई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है भी तो वो आप उसके थ्रू कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई, अब कांस्टेंट फंक्शंस रखते हैं किस किस को हैं? जो फंक्शन जस्ट कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा हो या फिर जो फंक्शन रिटर्न कुछ कर रहा हो उसको कांस्टेंट कर दो, अदरवाइज किसी और को कांस्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या है? स्टैटिक वेरिएबल्स। ये थोड़े से यहाँ पे, इसके बाद चैप्टर ख़त्म है, आगे इसका डिटेल के साथ ओवरव्यू है पूरा। ठीक है, कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास आर सच वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट्स। ये स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल नहीं होते, वो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स इज थ्रू आउट द प्रोग्राम ऑफ लाइफ इफ स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड देन दे आर इनिशियलाइज्ड टू जीरो और अप्रोप्रिएट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो, मैंने इसको ना डिटेल के साथ लिखा हुआ। यहाँ पे कहता है जी, इफ़ यू डू नॉट इनिशियलाइज द और असाइन एनी वैल्यू टू अ स्टैटिक वेरिएबल then by default value of the static variable is 0. It is different from normal variables. In normal variables, if we do not assign them or initialize them, then we access them we get them with the garbage value as an output. ठीक है जी, ओके जी, चलो समझते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्लास में फ़िलहाल अभी के लिए तो मैं इसको लिखूँगा नहीं, क्लास में इसको मैं क्लास यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ से हटाता हूँ। अब स्टैटिक कैसे लिखते हैं? आप सिंपल लिखते हो स्टैटिक कीवर्ड और इंट लिखते हो आप एक्स। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या इसकी आई? 0 आ गई। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई और वेरिएबल था, स्टैटिक नहीं था, तो इस केस में क्या होता है? आपको अभी के लिए 0 मिल रहा होगा, लेकिन ये गार्बेज वैल्यू होती है, 0 नहीं होती। ठीक है, अभी के लिए तो आपको 0 मिल रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिक की वेरिएबल होती है ना, वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, वो 0 ही होती है अगर आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते। ओके, लेकिन जो दूसरे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? गार्बेज होती है। कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज्ड ओनली वंस थ्रू आउट द प्रोग्राम। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो एक ही दफ़ा इनिशियलाइज होते हैं आप उसको अगर डिक्लेयर करते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन इनिशियलाइज। अब देखो, ये चीज़ समझाता हूँ आपको। कहता है जी, when a variable is declared as static, space for it gets allocated for the lifetime of the program. जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना स्टैटिक, तो ये फंक्शन की बात करूँ, जब वेरिएबल फंक्शन में डिक्लेयर होता है ना स्टैटिक, तो उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम एलोकेट कर दी जाती है। इवन इफ द फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, स्पेस फॉर इट स्टैटिक वेरिएबल इज एलोकेटेड ओनली वंस। चलो समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है ना, फंक्शन वॉइड फन के नाम से। अब मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ स्टैटिक के नाम से, स्टैटिक। ठीक है जी, स्टैटिक इंट एक्स, इसको
इसको मैंने कहा 0 और इसी तरह मैंने एक और नॉर्मल वेरिएबल लिया y इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कहा x प्लस प्लस और y प्लस प्लस, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सी आउट किसको, x को स्पेस देके मैं यहाँ पे y को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ फन को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ तो देखो सबसे पहले दोनों को क्या मिलेगा, 1 1 मिल जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ये पहले x इंक्रीमेंट हुआ, x क्या है स्टैटिक है, y इंक्रीमेंट हुआ, y क्या स्टैटिक है, सॉरी y क्या नॉर्मल वेरिएबल है। तो इंक्रीमेंट हुआ 1 के साथ, तो वो 1 इंक्रीमेंट हो गया। अब एक और फंक्शन कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे फन, तो यहाँ पे देखो अब गौर से देखो, वेरिएबल जो स्टैटिक था उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, लेकिन जो वेरिएबल था नॉर्मल वो वैसा का वैसा ही है। ठीक है जी, अगर मैं एक और फंक्शन कॉल करूँ फन के नाम से, तो भाई दोबारा देखो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो अपडेट होता जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल है ना वो अपडेट नहीं हो रहा। मतलब ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ये एक ही दफ़ा मेमोरी में एलोकेट हो जाते हैं जब फंक्शन कॉल होता है, लेकिन जब फंक्शन बार बार कॉल होता है ये एक ही मरतबा एलोकेट हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं ना, वो जब फंक्शन कॉल होता है वो दोबारा एलोकेट होते हैं मेमोरी में। ठीक है, वो दोबारा एलोकेट होते हैं, उसको दोबारा वैल्यू वही मिलती है जो उसको पहले दी गई थी, लेकिन इसको एक दफ़ा वैल्यू मिल गई, इसने बार बार इसको अपडेट करते जाना है। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स एक ही मरतबा उसको वैल्यू जो मिल गई उसने दोबारा जाके वही वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्टैटिक के अंदर। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो उसने स्टैटिक वेरिएबल लिया, एक उसने मतलब पैरामीटर लिया, यहाँ पे उसने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया, देखो इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं होती। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने स्टैटिक लिया, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू आई, और मैं यहाँ पे i को ले रहा हूँ इंट आई। ओके जी, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट x को। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, फिर मैंने 2 दे दिया, फिर मैंने 3 दे दिया। अब देखो मैं अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं 1 के थ्रू। ठीक है, मैं उसको मतलब यहाँ पे आई के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने आई के अंदर जो वैल्यू थी ना वो इसको मिलेगी, लेकिन ये हमेशा 1 ही प्रिंट कर रहा है। क्यों, यहाँ पे देखो सर ने क्या कहा कि वो क्या इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस, एक ही दफ़ा होगा इनिशियलाइज, बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। वही बात आ गई ना कि इनिशियलाइज एट ए टाइम होता है, एलोकेट एक ही टाइम होता है। ठीक है, बार बार एलोकेट नहीं होता। अगर हम नॉर्मल हमारे पास वेरिएबल होता ना, नॉर्मल होता, अगर नॉर्मल होता तो इसने बार बार इनिशियलाइज होना था। ठीक है, बार बार एलोकेट होना था। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। लेकिन अगर बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या होता है, एक ही दफ़ा इनिशियलाइजेशन होती है, बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होती। ठीक है जी, ओके जी। ठीक है, यहाँ पे देखो सर ने वही काम किया है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें असाइनमेंट की, इनिशियलाइजेशन पहले बता चुका हूँ असाइनमेंट की, अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट बार बार होगी इस इन केस ऑफ ये। अगर मैं x इज इक्वल टू आई लिखूँ, पहले इनिशियलाइजेशन थी मैं आपको बता चुका था, लेकिन अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट बार बार होगी। ठीक है, असाइनमेंट क्या होगी, वो असाइनमेंट फिर होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आ रहा है 1 2 3। अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन की तो वो एट अ टाइम एक ही मरतबा होगी। अगर बात करें असाइनमेंट की तो वो बार बार असाइनमेंट उसको असाइन वैल्यू होती रहेगी। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे सर ने किया हुआ है। ओके, तो यार मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें ना ये अगले लेक्चर में दोबारा आ रही हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये जो दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी, ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही कवर हो रही हैं। ओके, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।